19वीं सदी का आखिरी दौर था। थार रेगिस्तान अपनी पूरी क्रूरता और सुंदरता के साथ फैला हुआ था। सुनहरी रेत के असीम सागर में दिन के समय सूरज का ताप ऐसा कि मानो आसमान से आग बरस रही हो और रात को ठंडी हवाएं हड्डियों में चुभती हों। इस बंजर धरती के बीच एक अकेला प्रहरी सा खड़ा था कलातूर, सदियों पहले बनाया गया। यह कलिला अब बूढ़ा हो चुका था। इसके बुर्जों पर लगे पत्थरों में दरारें पड़ चुकी थीं और दीवारों की लाली अब धूल से मटमैली हो चुकी थी। लेकिन फिर भी यह कलिला अब भी रेगिस्तान के लोगों के लिए आशा का केंद्र था, क्योंकि इसके भीतर एक पुराना कुआं था जिसका पानी न सिर्फ कलीले के लोगों बल्कि आस पास के कई गांवों को जीवन देता था। ठाकुर रणधीर सिंह, कलीले का शासक, एक ऊंचे कद वाला, चौड़ी छाती और तेज निगाहों वाला आदमी था। उसके माथे पर हमेशा एक हल्की सलवट रहती, मानो वह हर वक्त किसी अदृश्य खतरे को तौल रहा हो। ठाकुर का जीवन हमेशा रेत और रक्त के बीच बीता था। उसने छोटी उम्र में ही मरुस्थल के नियम सीख लिए थे। पानी ही असली ताकत है। लेकिन अब 4 महीनों से कलीले के कुएं का पानी घटते घटते लगभग खत्म हो चुका था। कलीले की औरतें सुबह सुबह मटके लेकर दूर के रेतीले रास्तों पर निकलती, दिन भर की तपन झेलकर पानी लाती और लौटते वक्त उनके चेहरे पर थकान से भी गहरा डर होता। उन्हें पता था, अगर कुआं सूख गया तो कलीला खाली करना पड़ेगा और रेगिस्तान में बिना पानी मौत बस कुछ ही दिनों की मेहमान होती है। इसी बीच कलीले के चौबारे पर एक दिन पहरेदार ने दूर रेत के धुंधले क्षितिज पर एक अकेला ऊंट देखा जो तेजी से कलीले की तरफ बढ़ रहा था। धूल के बादल में सवार का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी और जल्दी थी। ठाकुर रणधीर सिंह ने बुर्ज से नीचे झांकते हुए कहा, देखो कौन है और दरवाजा खुला रखो। कुछ देर में वह ऊंट कलीले के दरवाजे पर आकर रुका। सवार लंबा, दुबला, गेहुआ रंग, कंधे पर एक पुराना चमड़े का झोला। उसका नाम था जावर खान। वह थार का मशहूर संदेशवाहक था, जो रेत के हर टीले, हर गुप्त रास्ते और हर पानी के कुएं को जानता था। लेकिन आज उसके चेहरे पर रेत से भी भारी चिंता थी। उसने कलीले के आंगन में उतरते ही ठाकुर के सामने झुककर कहा, मालिक, मैंने वो देखा है जिसकी तलाश में कई जानें जा चुकी हैं। ठाकुर की आंखें सिकुड़ गईं। क्या? जावर की सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी। रेगिस्तान के बीच एक छिपा हुआ पानी का स्रोत और अंग्रेज उस पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। रणधीर सिंह ने जावर खान की आंखों में देखा। उसमें न थकान थी, न डर, बस एक अजीब सी जल्दबाजी। कलीले के आंगन में चारों ओर लोग जमा हो गए। हर किसी को उम्मीद थी कि शायद यह आदमी पानी की कोई खबर लाया है। ठाकुर ने गंभीर आवाज में कहा, खोल के कह, जावर। जावर ने झोले से एक मुड़ी तुड़ी नक्शानुमा चिट्ठी निकाली, जिस पर रेत के धब्बे और पसीने के निशान थे। मालिक, 2 रात पहले मैं पोखरण के दक्षिणी हिस्से से होकर गुजर रहा था। वहां पुराने टीले के नीचे मैंने एक दरार देखी जिससे ठंडी हवा निकल रही थी। पास गया तो भीतर से पानी टपकने की आवाज आई। कलीले के लोग फुसफुसाने लगे, रेगिस्तान में ठंडी हवा और पानी, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ठाकुर ने चुप्पी कराते हुए पूछा, और अंग्रेजों का क्या? जावर की आवाज धीमी हो गई। उस जगह पर मेरी मुलाकात एक ऊंट सवार से हुई जो अंग्रेजों के लिए काम करता है। वह नशे में था और उसने मुझे पहचान नहीं पाया। उसकी बातों से पता चला कि अंग्रेज अफसर रिचर्ड हार्पर उस स्रोत के बारे में जान चुका है। कल रात तक उसके लोग उस दिशा में निकल पड़ेंगे। ठाकुर की भौहें तन गईं। मतलब, अगर हम देर कर गए तो वो पानी उनके कब्जे में होगा। उसी समय कलीले की भीतरी दालान से एक स्त्री की आवाज आई, और अगर वो स्रोत हमारे पास आया तो न सिर्फ कलीला बल्कि पूरे इलाके के गांव बच जाएंगे। सबकी नजरें उस ओर मुड़ी। वह थी रतनबाई, ठाकुर रणधीर सिंह की भतीजी। उसकी उम्र मुश्किल से 22 साल होगी, लेकिन उसकी आंखों में वैसा आत्मविश्वास था जैसा एक योद्धा में होता है। उसने कहा, चाचा, मैं जावर खान के साथ चलूंगी। रेगिस्तान में रास्ता ढूंढना सिर्फ नक्शे का काम नहीं है, दिल का भी है।
ठाकुर ने पहले इनकार करने के लिए मुंह खोला, लेकिन रतनबाई की आंखों में एक जिद थी, वही जिद जो उसने अपने भाई को खोने के बाद पाल ली थी। ठाकुर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, ठीक है, लेकिन याद रखो, वहां रेत के अलावा खतरा भी होगा। जावर खान ने सिर झुकाकर हामी भरी। मालिक, मैं रतनबाई की सुरक्षा की कसम खाता हूं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले 3 ऊंट तैयार किए गए, एक पर जावर खान, एक पर रतनबाई और तीसरे पर कलीले का जवान कुंवरमल, जो लंबा भाला और मुस्कान दोनों साथ रखता था। उनके पास सिर्फ उतना पानी था जितना सफर के लिए जरूरी था, और उम्मीद जो शायद रेत के नीचे दबी थी। जब कलीले का भारी दरवाजा खुला और तीनों रेगिस्तान की ओर बढ़े, ठाकुर रणधीर सिंह बुर्ज पर खड़े बस यही सोच रहे थे, रेत कई राज छुपाती है और कई राज निगल भी जाती है। सुबह का सूरज जैसे ही क्षितिज पर उभरा, रेत के समंदर ने अपनी आग उगलनी शुरू कर दी। जावर खान, रतनबाई और कुंवरमल के ऊंट धीरे धीरे टीले पार कर रहे थे। हवा में हल्की सी धूल थी जो हर सांस के साथ मुंह में रेत का स्वाद भर देती थी। रतनबाई अपने ऊंट की लगाम कसकर पकड़े थीं, उनकी आंखें दूर क्षितिज को टटोल रही थीं। जावर, वो जगह कितनी दूर है? उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, ताकि हवा उनके शब्द न उड़ा ले। जावर ने अपने चेहरे पर बौंधी साफा ठीक करते हुए कहा, अगर सब ठीक रहा तो 2 दिन में वहां पहुंच जाएंगे। कुंवरमल ने हौंसते हुए कहा, 2 दिन रेगिस्तान में हम तीनों और यह जलता सूरज, अच्छा इम्तिहान होगा। पहला दिन शांत बीता, बस ऊंटों के कदमों और दूर दूर तक फैली रेत की सरसराहट सुनाई देती रही। लेकिन दूसरे दिन की सुबह, जब वे एक सूखे नाले के पास आराम कर रहे थे, जावर ने रेत पर अजीब निशान देखे, चौड़े खुरों के और पैरों के। यह हमारे ऊंटों के निशान नहीं है। जावर की आवाज में चिंता थी, कोई हमें पीछा कर रहा है। रत्नबाई ने चारों ओर देखा, लेकिन क्षितिज खाली था। रेगिस्तान में पीछा करने वाले अक्सर दूर से दिखाई नहीं देते, वे रेत के पर्दों में छिपे रहते हैं। दिन ढलने से पहले ही पश्चिम से काली आंधी उठी, रेत का तूफान जैसे आसमान को निगल रहा था। जावर ने चिल्लाकर कहा, सब अपने चेहरे ढोंक लो, ऊंटों को एक साथ बांध दो। तेज हवाओं में रेत की बौछारें चाकू की धार जैसी चुभ रही थीं। कुंवरमल ने अपने भाले को कसकर पकड़ा, लेकिन उसकी नजर बार बार रतनबाई पर जाती रही। वो अपनी जगह डटी हुई थी, ओढ़नी से चेहरा ढके, आंखों में बस जिद थी। पान के बीच एक धुंधली परछाई पास आती दिखी, एक ऊंट सवार काले कपड़ों में, जो बिना किसी डर के इस बवंडर में बढ़ रहा था। जावर ने उसे देखते ही भौहें तान ली। ये कोई साधारण सवार नहीं, ये वही है जो अंग्रेजों के लिए काम करता है। तूफान थमते थमते शाम हो चुकी थी, लेकिन जावर के मन में एक नया डर बैठ गया था। हम 3 हैं, लेकिन कोई हमारे हर कदम पर नजर रख रहा है, और शायद हमारे बीच ही कोई उनके लिए काम कर रहा है। रतनबाई ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा मतलब है हमारे साथ गद्दार है? जावर ने धीमे से सिर हिलाया। रेत में असली दुश्मन वो नहीं जो सामने दिखे, बल्कि वो है जो पास हो और छुपा हो। तीसरे दिन की सुबह, जब सूरज अभी पूरी तरह ऊपर नहीं आया था, जावर खान ने रतनबाई और कुंवरमल को एक पुराने रेतीले टीले की ओर इशारा किया। यही है वो जगह जिसके नीचे पानी की सांसें बंद हैं, उसने धीमे स्वर में कहा। टीले के पास पहुंचते ही उन्हें आधा धंसा हुआ पत्थर का द्वार दिखाई दिया। रेत के बीच से निकलता यह पत्थर किसी पुराने मंदिर का हिस्सा लगता था। उस पर उकेरी गई लिपि और आकृतियां धूप और हवाओं में घिस चुकी थी, लेकिन इतना साफ था कि यह जगह सैकड़ों साल पुरानी थी। रतनबाई ने झुककर दरार में झांका, अंदर अंधेरा था, लेकिन कहीं गहराई में पानी की धीमी टप टप सुनाई दे रही थी। जावर, ये सच में पानी है, उसकी आवाज में उत्साह था। लेकिन ठीक उसी वक्त उनके पीछे ऊंटों के खुरों की आवाज गूंजी। कुंवरमल ने भाला उठाया, पर जैसे ही रेत का गुबार छोंटा, सामने रिचर्ड हार्पर खड़ा था, 3 अंग्रेज सिपाहियों और उस रहस्यमयी काले कपड़ों वाले ऊंट सवार के साथ। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, आपने हमारा रास्ता आसान कर दिया मिस रत्नबाई। उसकी नीली आंखों में जीत की ठंडक थी। जावर खान ने तलवार की मूठ पकड़ी। तुम यहां तक कैसे पहुंचे? रिचर्ड ने सिर हिलाया और अपनी नजर कुंवरमल पर डाली। तुम्हारे बीच कोई था
जो हमारे लिए काम कर रहा था। रतनबाई ने चौंक कर कुंवरमल की ओर देखा। वह नजरें झुका चुका था। माफ करना बीबी साहब, अंग्रेजों ने मेरे गांव को पानी देने का वादा किया था। उसकी आवाज कांप रही थी। जावर खान ने कदम बढ़ाया, लेकिन रिचर्ड ने बंदूक तान दी। इतनी जल्दी नहीं खान साहब, पहले हम पानी लेंगे, फिर आप जहां चाहें जा सकते हैं। रतनबाई ने चारों ओर देखा। रेत, दुश्मन और एक मंदिर जिसमें छिपा था वह पानी, जो न सिर्फ कलिलातूर बल्कि पूरे मरुस्थल के लिए जीवन था। उसकी आंखों में अचानक एक योजना चमकी। अगर पानी चाहिए तो मेरे साथ अंदर चलो, उसने रिचर्ड से कहा। रिचर्ड ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। लेडीज फर्स्ट। जैसे ही वे मंदिर की अंधेरी सीढ़ियों में उतरे, ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। नीचे एक गुफा थी जिसके बीच में एक साफ नीला जलकुंड था। रेगिस्तान के बीच एक जीवित चमत्कार। रिचर्ड आगे बढ़ा, लेकिन रतनबाई ने फुर्ती से अपनी कमर से खंजर निकाला और कुंवरमल की ओर फेंका। अब चुन, कुंवरमल अपने लोगों का साथ या उनकी गुलामी। लाल सूरज क्षितिज पर डूब रहा था, लेकिन रणभूमि अब भी आग उगल रही थी। रजिया बेगम का चेहरा धूल और खून से सना हुआ था, पर उनकी आंखों में वही अडिग चमक थी। तलवार थामे वह दुश्मनों के घेरे में अकेली खड़ी थी, जैसे एक ज्वाला जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अचानक ब्रिटिश कमांडर ने उन्हें घेर लिया। अब तुम्हारा अंत है रज्जिया, उसने गरजते हुए कहा। रज्जिया ने बिना डरे जवाब दिया, मेरा अंत नहीं, तुम्हारा साम्राज्य खत्म हो रहा है। एक तेज वार से उन्होंने कमांडर की तलवार तोड़ दी, लेकिन अगले ही पल कई गोलियां चली। रज्जिया जमीन पर गिर गईं, होंठों पर मुस्कान और आखिरी शब्द वंदे मातरम। उनके गिरते ही भारतीय सैनिकों ने गुस्से में दुश्मनों पर टूट पड़कर उन्हें खदेड़ दिया। रज्जिया का शव रणभूमि में पड़ा था, पर उनकी आत्मा आजादी के आसमान में उड़ चुकी थी। वह शहीद हुई, लेकिन उनके नाम की गूंज अगले कई वर्षों तक गुलाम भारत के दिलों में गूंजती रही। हम लेकर आते हैं इतिहास के वो पन्ने जो अक्सर छुपा दिए गए। यहां आपको मिलेंगी अनसुनी और रोमांचक कहानियां, वीरता, बलिदान और रहस्यों से भरी। हमारा मकसद है आपको सच्चा और दुर्लभ इतिहास सुनाना, जो किताबों से गायब है लेकिन दिलों में जिंदा है।